आपके पिताजी ने भैरव सिंह शेखावत जी के लिए सीट छोड़ी, तो क्या यही कारण रहा कि जब आप पहली बार चुनाव लड़े तो आपको भी छबड़ा से ही पार्टी ने टिकट दिया? लोगों में हमारे परिवार के प्रति आस्था है, निष्ठा है, ये सब देखकर ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वहां से उम्मीदवार बनाया और मैं विधानसभा में पहुंचा। क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं जो बड़े काम जो आपको लगता है आपने छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं? लोगों को रोजगार मिले इसलिए तो वह थर्मल की स्थापना कराई। उसमें सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से पैदा हो रही है या प्रोडक्शन हो रहा है तो छबड़ा से ही हो रहा है। आपने विधानसभा में अवैध खनन का भी मुद्दा उठाया था और आपकी पार्टी के विधायक, हालांकि वो अभी जेल में हैं, कमललाल मीणा ने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार में भी काफी अवैध खनन हुआ था, लेकिन तब आपने अपना मुंह तक नहीं खोला था। उनको थोड़ा जानकारी का अभाव था। चाहे किसी भी दल का हो, चोरी चोरी है, कार्रवाई होना चाहिए, इस प्रकार की बात मैंने विधानसभा में रखी थी। आपने विधानसभा में ये भी कहा था कि या तो पाप बताओ या श्राद्ध करो। 2-3-4 गाँव में फॉरेस्ट लैंड पर कुछ लोगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। मैंने ये कहा था कि भाई या तो तारीख बताओ, भाई फलां तक कार्रवाई कर देंगे, फला दिनांक तक। 4 मुख्यमंत्रियों को आपने देखा है, तो आप सबसे बेहतर मुख्यमंत्री किसे मानते हैं? सब मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, पर मैंने एक बात कॉमन देखी है कि सब राजस्थान का विकास चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामकाज से कितना खुश हैं? मैं संतुष्ट हूँ। कांग्रेस पार्टी है विपक्ष है, वो आरोप लगाता है कि सरकार में अफसरशाही हावी है, विधायकों की चल नहीं रही है। कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है, ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं सब। संघ भी अपने शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है 2 अक्टूबर को। मैं समझता हूँ 100 वर्ष की यात्रा में संघ ने हिंदुस्तान की जनता को बहुत कुछ दिया है। कि आजकल युवा राजनीति में आना चाहता है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? चमक धमक के लिए राजनीति नहीं करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बी ऑनेस्ट पॉडकास्ट और मैं हूं मंडलेश्वर सिंह। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं पूर्व यूडीएच मिनिस्टर और 7 बार के विधायक प्रताप सिंह सिंघवी जी। सिंघवी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा सर, आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कहाँ से मिली? 1967 में मेरे फादर पहली बार छबड़ा क्षेत्र से विधायक बने। उस समय मेरी उम्र करीब 10 वर्ष थी, तो घर में एक वातावरण रहा राजनीति का। सबसे बड़ा वो कारण रहा राजनीतिक लोगों के, जुड़े हुए लोगों का ही घर में आना जाना रहा, आम जन का घर में आना जाना रहा, तो राजनीति में शौक बढ़ता रहा। सन 77 में मेरे फादर ने उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत के लिए सीट छोड़ी और उन्होंने छबड़ा से इलेक्शन लड़ा। उनको सेफ सीट की आवश्यकता थी और पूरे राजस्थान में निगाह दौड़ाई तो सबसे सुरक्षित सीट उनको छबड़ा लगी। और मेरे फादर भी सहर्ष उन्होंने इस बात को आगे बढ़कर कहा कि अगर शेखावत साहब यहाँ से चुनाव लड़ते हैं तो मेरे पिछड़े इलाके का विकास होगा। और यही इच्छा रखते हुए उन्होंने छबड़ा क्षेत्र से इस्तीफा देकर भैरव सिंह जी को वहाँ से चुनाव लड़ा। और आप जानते हो कि वो मुख्यमंत्री थे राजस्थान के। उसके बाद छबड़ा में विकास की शुरुआत हुई। वो सब माहौल इस प्रकार का देखा। उसके बाद 79 में अकस्मात मेरे फादर का डेथ हो गई, देहावसान हो गया। फिर 80 में फिर से भैरव सिंह जी इलेक्शन लड़े। 80 में मेरी एज कम थी, इसलिए उन्होंने 80 का चुनाव लड़ा। और 85 में 27 साल की उम्र में मैं पहली बार चुनाव जीत कर विधानसभा में पहुंचा। उसके बाद लगातार भैरव सिंह जी का साथ रहा। राजस्थान विधानसभा में आने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में और रुचि बढ़ती रही। मंत्री बना, फिर विधानसभा का चुनाव लड़ा और अभी विधायक के नाते अपने क्षेत्र की और जो भी
मेरे से बन सकता है वो प्रदेश के लोगों की सेवा करने के लिए तत्पर रहता हूँ। आपके पिताजी ने भैरव सिंह शेखावत जी के लिए सीट छोड़ी, तो क्या यही कारण रहा कि जब आप पहली बार चुनाव लड़े तो आपको भी छबड़ा से ही पार्टी ने टिकट दिया? छबड़ा क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र है और वहाँ पर लोगों में हमारे परिवार के प्रति आस्था है, निष्ठा है, लोगों का भरोसा है। ये सब देखकर ही भारतीय जनता पार्टी ने मुझे वहाँ से उम्मीदवार बनाया और मैं भी पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की कोशिश करी और मैं विधानसभा में पहुँचा। आपका इतना लंबा कार्यकाल हो गया है विधायक के रूप में और आप बीच में मंत्री भी रहे, तो क्या महत्वपूर्ण कार्य हैं, जो बड़े काम जो आपको लगता है आपने छबड़ा विधानसभा क्षेत्र में कराए हैं? हमारे यहाँ लैंड होल्डिंग कम है लोगों की और रोजगार की काफ़ी किल्लत है। मध्य प्रदेश बॉर्डर पे है, इसलिए लोगों को रोजगार मिले इसलिए तो वह थर्मल की स्थापना कराई जी। और मुझे खुशी है कि वहाँ जो थर्मल है, राजस्थान में जितने भी कोयले पर आधारित थर्मल है उसमें सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं से पैदा हो रही है या प्रोडक्शन हो रहा है तो छबड़ा से ही हो रहा है। और आज छबड़ा थर्मल की वजह से राजस्थान के विकास में भी मैं समझता हूँ छबड़ा का योगदान है। एक जल जीवन मिशन घोटाला हुआ राजस्थान में, उसके तहत में आपकी जो छबड़ा विधानसभा क्षेत्र है कैसा कार्य हुआ है? निश्चित रूप से मानता हूँ और समाचार पत्रों के माध्यम से न केवल आपको और हमको पूरे राजस्थान को इस बात की जानकारी है कि पिछली सरकार के समय जल जीवन मिशन में बहुत बड़े पैमाने पर घोटाले हुए। यहाँ तक कि मेरे क्षेत्र का भी मैं अनुभव बताता हूँ कि वहाँ पर भी जल जीवन मिशन में कई प्रकार की गड़बड़ियाँ सामने आई। एक गांव है कड़ैयान और भी कई गांवों में JJM के काम हुए, पर जहाँ 1 मीटर डेप्थ में पाइपलाइन डालना थी वहाँ पर मात्र 10 सेंटीमीटर डेप्थ में ही पाइपलाइन डाल दी और जो खरंजा तोड़ा उसको भी कॉन्ट्रैक्टर पत्थर को भर के ले गया। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से विभाग के अधिकारियों से और सरकार से निवेदन करता हूँ कि इस पूरे मामले को दिखवाएं और इस पर कार्रवाई अमल में लाएं। आपने विधानसभा में अवैध खनन का भी मुद्दा उठाया था और आपकी पार्टी के विधायक, हालांकि वो अभी जेल में हैं, कमललाल मीणा ने कहा था कि पूर्ववर्ती सरकार में भी काफी अवैध खनन हुआ था, लेकिन तब आपने अपना मुंह तक नहीं खोला था। क्या कहेंगे इस पर? उनको थोड़ा जानकारी का अभाव था, मेरी उनसे बात भी हुई थी। मैंने अवैध खनन के मामले उठाए थे और बड़े नेताओं के संज्ञान में भी मैं पहले ले आया था कि भाई इस तरह की ये इलीगल माइनिंग हो रही है, इससे सरकार को करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का राजस्व का घाटा हो रहा है और एक गलत प्रवृत्ति इलाके में पनप रही है। इससे धीरे धीरे क्राइम बढ़ेगा, इसलिए इसको रोका जाना चाहिए। इसी निमित्त मैंने ये मामला उठाया था और जहाँ तक जांच का सवाल है, मैंने ये नहीं कहा कि जाकर वहाँ लोगों को पकड़ लो, पर अगर इस प्रकार की कार्रवाई कहीं हो रही है तो चाहे किसी भी दल का हो, चोरी चोरी है, कार्रवाई होना चाहिए। इस प्रकार की बात मैंने विधानसभा में रखी थी। आपने विधानसभा में ये भी कहा था कि या तो पाप बताओ या श्राद्ध करो, ये बयान आपका काफी चर्चा में भी रहा था, तो वो क्या मामला था? वो फॉरेस्ट से संबंधित एक मामला था। छबड़ा तहसील के कुछ गाँवों में, 2-3-4 गाँवों में फॉरेस्ट लैंड पर कुछ लोगों ने, भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा था। उसके खिलाफ वन विभाग कोई कार्रवाई नहीं कर रहा था, तो मुझे जो जवाब मिला उसमें बिल्कुल कार्रवाई कर दी जाएगी, तो मैं उस बात से संतुष्ट नहीं था। मैंने ये कहा था कि भाई या तो तारीख बताओ, भाई फलां तक कार्रवाई कर देंगे, फलां दिनांक तक। ऐसे कैसे काम चलेगा? आप तो कह दो कि कार्रवाई करवाएंगे और 5 साल कार्रवाई नहीं हुई तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। भू माफियाओं के जो इस वन विभाग की जमीनों पर कब्जा करने के आदी हैं, उनके और हौसले बुलंद होंगे, इसलिए इस बात को मैंने विधानसभा में कहा था।
आपने लगभग 4 मुख्यमंत्रियों के साथ में आपका कार्यकाल रहा है, 4 मुख्यमंत्रियों को आपने देखा है, तो आप सबसे बेहतर मुख्यमंत्री किसे मानते हैं? मैंने 4 नहीं, जी 4 से अधिक मुख्यमंत्री देखे हैं। जी। मैं 85 से और अभी 25, करीब 40 साल हो गए। 40 साल में जितने मुख्यमंत्री रहे सबके साथ, भैरव सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे, जितने अशोक भी, गहलोत, चाहे ब्रजलाल कांग्रेस शर्मा। को, बीजेपी को, जोशी जी हो, और सबके साथ मेरा निकट से संबंध भी रहा है और मैंने करीब करीब देखा है। सब मुख्यमंत्रियों की कार्यशैली भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, पर मैंने एक बात कॉमन देखी है कि सब राजस्थान का विकास चाहते हैं। आप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कामकाज से कितना खुश हैं? निश्चित रूप से 2 बजट माननीय भजनलाल जी के सरकार के समय प्रस्तुत किए हैं। हमारे 12 जिले को और छपड़ा क्षेत्र को भरपूर मिला है, मैं संतुष्ट हूँ। आप 7 बार के विधायक हैं, पूर्व में यूडीएच मिनिस्टर भी रहे हैं, काफी सीनियर विधायक हो गए, तो क्या आपको लगता है कि पार्टी को सरकार में आपको मंत्री पद देकर के आपके अनुभव का लाभ लेना चाहिए? ये पार्टी और मुख्यमंत्री जी कैबिनेट को बनाते हैं, मंत्रिमंडल की टीम बनाते हैं। ये सब उनके विचारों पर, उनके सोच के आधार पर मंत्रिमंडल का निर्माण होता है या विस्तार होता है। अब जैसा पार्टी निर्देश देती है वैसा 24 घंटे 24/7 जो भी जिम्मेदारी दी है या जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, पार्टी के स्तंभ के रूप में मजबूती से खड़ा रहूँगा। एक जो कांग्रेस पार्टी है, विपक्ष है, वो आरोप लगाता है कि सरकार में अफसरशाही हावी है, विधायकों की चल नहीं रही है। आपको क्या लगता है? ऐसा नहीं लगता है, कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई है। उनको कुछ नहीं लगता, इसलिए इस प्रकार की बेमतलब की बात कांग्रेस के नेता करते हैं। इसमें कोई दम नहीं है। राजस्थान की और हिंदुस्तान की जनता जानती है, उनके नेताओं को देखा है, उनकी बातों को देखा है। ये पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते हैं सब। संघ भी अपने शताब्दी वर्ष मनाने जा रहा है 2 अक्टूबर को, तो संघ के साथ आपका कोई अनुभव रहा है या ऐसा कोई नाता आपका? संघ से तो जब से पैदा हुए हैं, जब से समझने लगे हैं, हमने हमारे गांव में भी और शहर में भी जहाँ भी रहे संघ को करीब से देखा है। और आज जो भी जिस मुकाम पे भी है, इसमें कहीं ना कहीं संघ की पृष्ठभूमि या संघ के विचार वो एक राष्ट्रवाद मन में दृढ़ता देते हैं, राष्ट्रवाद की भावना को पनपाते हैं। और संघ के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ताओं से मेरा पारिवारिक संबंध है। तो अभी संघ को 100 वर्ष पूर्ण होने जाने हैं, शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। दशहरे के दिन पूरे 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। और मैं समझता हूँ 100 वर्ष की यात्रा में संघ ने हिंदुस्तान की जनता को बहुत कुछ दिया है। और ऐसा नहीं होता, राष्ट्रवाद या दूसरी कोई बात संघ के विचारों में नहीं होती तो नेहरू जी जैसे प्रधानमंत्री, जिन्होंने 15 अगस्त की परेड में राष्ट्रीय स्वयंसेवक के संघ के कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया, स्वयं सेवकों को आमंत्रित किया, ये अपने आप में संघ के विचारों को, संघ के देश के प्रति जो भावना है उसको दर्शाता है। आपको आपका निकनेम है बल्लू जी, तो ये निकनेम आपका कैसे पड़ा, किसने दिया? मैं तो पैदा हुआ जब से ही सुना, मेरे घर वालों ने ही दिया होगा। अच्छा। अब किसने दिया? मेरे मदर ने दिया, फादर ने दिया, दादाजी ने दिया, या और के परिवार के और सदस्यों ने दिया। पर मुझे जयपुर से लेकर मेरे गांव तक सब लोग बल्लू से ही जानते हैं। प्रताप सिंह सिंघवी तो एक यूँ मान लो कि बस वो, जिस तरह आप ये कह सकते हो कि भाई ऑफिशियल नेम है। ऑफिशियल नेम कि आजकल युवा राजनीति में आना चाहता है, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आप जब आए थे उस समय अलग परिस्थितियां थी और आज अलग परिस्थितियां हैं। युवाओं को मेरा एक ही संदेश है कि चमक धमक के लिए राजनीति नहीं करें, मुद्दा विहीन राजनीति नहीं करें, हुड़दंग की राजनीति नहीं करें, सिद्धांतों की और आदर्शों की राजनीति करें।
अपने पूर्वजों और जो बुजुर्ग नेता हैं या देश के सम्मानीय नेता हैं उनके आदर्शों पर चलते हुए राजनीति करें। राजनीति को कोई कमाई का जरिया नहीं समझे, राजनीति को जनसेवा का माध्यम बनाए। आजकल राजनीति में जो यूथ आ रहा है वो थोड़ा अग्रेसिव भी नजर आ रहा है और फॉर्च्यूनर, डिफेंडर, तरह तरह की कारें इस्तेमाल कर रहे हैं। वही मैंने आपको निवेदन किया कि राजनीति को कोई चमक धमक या कमाई का जरिया नहीं मानना चाहिए। राजनीति को जनसेवा का जरिया मानना चाहिए और जनसेवा राजनीति में रहकर करनी चाहिए। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच।